हेलो डियर्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल केम11 सर में स्वागत है। और आज का वीडियो 8 ग्रेड के अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन है ना, 8वीं कक्षा का बहुत शानदार रहने वाला है। मैं आपको सभी प्रश्न करवा दूंगा और लास्ट तक आप वीडियो देखना, क्योंकि मैं पूरे प्रश्न करवाने के बाद इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न के भी टिक लगा दूंगा जो आपके लिए एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, क्योंकि सब प्रश्न करना अनिवार्य नहीं है, आप मोस्ट प्रश्न कर लेना, लेकिन 6 सभी ले लेना, क्योंकि अपना लक ख़राब हो गया और अपन ने जिसको याद नहीं करा वो आ गया। तो इसलिए मैं आपको बता सब दूंगा, लेकिन आप मोस्ट भी कर लेना। ओके, मैं मोस्ट प्रश्न लास्ट में बता देता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगेगा ना तो शेयर सब्सक्राइब सब करके जाना। ठीक है, चलो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है, आंकड़ों का जोड़ होता है। देखो कुछ रूपरेखा आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि ये रूपरेखा गणित में इसी से पूरे सभी आंसर हो जाएंगे। देखो मैं आपको बता देता हूँ। उच्चतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच के अंतर को परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं? परिसर बोलते हैं, इसे परिसर बोलते हैं, परिसर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, वो अभी समझा देता हूँ किसको बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये संख्या दे रखी है 6 9 10 8 7 8 5 9। तो इसका सबसे बड़ा अंक कौन सा है? इसमें दिख रहा है आपको 10। ठीक है, और इसका सबसे छोटा अंक कौन सा है? 5। तो 10 में से 5 गया तो क्या बचेगा? ये इसमें 10 उच्चतम प्रेक्षण है और 5 न्यूनतम प्रेक्षण है। इसमें से अपन 5 घटाएंगे तो परिसर आ जाएगा। ये आपका 1 नंबर में आ सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पर दूसरा है, दिए गए आंकड़ों का माध्य निकालना। माध्य किसे बोलते हैं? सभी प्रेक्षणों का योग। जैसे कि यही संख्या रहेगी, इसको सभी को जोड़ लो। ऐसा नहीं जोड़ना है कि पूरा यहाँ प्लस लगा के अलग अलग जोड़ लो। और जितनी संख्या होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 संख्या है तो 10 का भाग लगा दो। ठीक है, और ऊपर वाली को सबको जोड़ लो तो अपना क्या मिल जाएगा? माध्य। इसी माध्य को औसत भी बोलते हैं, याद रखना, भूल मत जाना। देखो आपका है नेक्स्ट, वह प्रेक्षण जो आंकड़ों में सबसे अधिक बार आता है उसे क्या बोलते हैं? बहुलक। इसके नाम से ही पहचान है, बहुलक। क्या है? बहुत। आप इस ल को हटा के यहाँ त कर दो। क्या कर दो? त। ये मैं आपको बता रहा हूँ याद रखने के लिए। तो ये बनेगा बहुत। क्या बनेगा? बहुत। बहुत आने वाले अंक को बोलते हैं बहुलक। ये हमने अपना आपको याद रखने के लिए बनाया। तो यहाँ इसमें सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है? 7 आ रहा है ना। तो इसका यहाँ इस प्रेक्षण का बहुलक क्या हुआ? 7। ठीक है, देखो उसके बाद माध्यक देखेंगे अपन। क्या देखेंगे? माध्यक। तो आपको अधिकतर इन सभी आप तो मैं बता दूं, इनको आपको क्रम से जमाना रहता है, वो अपन करेंगे बाद में समझाएंगे। तो देखो क्रम में जमा लो। ठीक है, ऐसे। और देखो क्रम में जमा अपन देख रहे थे माध्य किसको बोलते हैं। तो देखो माध्य में बता देता हूँ। यहाँ पर अपन जो भी संख्या दे रहती है ना, उसके जैसे यहाँ 5 6 7 7 8 8 9 9 10 है ना, ये दे रखा है। तो इसमें क्या है? इनको क्रम से जमाओ। किस क्रम में? पहले सबसे छोटा क्रम है ना, छोटा, फिर बड़ा, बड़ा, और ऐसे आप बढ़ते क्रम में जमा लो। और उसके बीच वाले अंक है ना, अंक का मान क्या होता है? उसे क्या बोलते हैं अपन? माध्यक बोलते हैं। जो मैं टिक लगा रहा हूँ ना, ये इम्पोर्टेंट है। ये वाला, ये बहुलक है ना, यहाँ पर ये माध्य जो मैंने आपको बताया, परिसर, ये आपके दिमाग में याद रखना है ना, ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। देखो अब आपको मैंने बता दिया क्रम से जमाने वाला बीच वाला अंक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तब 10 के बीच में कोई नहीं बराबर का नहीं आ सकता है, मतलब बीच में। तो ये बीच के दोनों, इधर के भी 4 रह गए और इधर के भी 4, इन दोनों को जोड़ लो तो इनका औसत क्या निकलेगा? 8 और 7 15। और ये दोनों का औसत निकालेंगे तो 2 संख्या हो गई, 2 का भाग देंगे, 15 का आधा 7.5। तो ये क्या निकल जाएगा? माध्यक निकल जाएगा। ऐसे निकालना है। ठीक है, माध्य ये सब हो गया। माध्यक, माध्य, माध्यक और बहुलक, इन सभी समूह को अपन क्या बोलते हैं? केंद्रीय मान। ऑब्जेक्ट 2 में आ जाएगा, ध्यान रखना। अगर अच्छी स्मार्ट पढ़ाई कर रहे हैं और हमको पूरा नंबर लाना है तो छोटी छोटी बातें भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप तो बस ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं। अब यहाँ से दूसरा पॉइंट है ना, दिए हुए आंकड़ों में एक विशेष प्रेक्षण जितनी बार आता है उसे बारंबार कहते हैं। जो
एक संख्या कितनी बार दोहराते हैं उसे बारंबार कहते हैं। मैं आपसे पहले बता देता हूँ, मैं ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ठीक है, इसलिए इनको बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, देखो यहाँ पर वर्ग अंतराल, जैसे कि 10-10 का अंतराल होता है उसे वर्ग अंतराल बोलते हैं। और छोटे जो 10 से 20 होता है और ये 10 से 20 ये 10 होता है, ये निम्न वर्ग सीमा होती है, और ये 20 वाला उच्च वर्ग सीमा होती है। ये तो आपका मैंने बता दिया, ठीक है। अब अपन करते हैं सबसे पहले पहला प्रश्न हल, ठीक है। ये प्रश्न आपके सामने, ठीक है। देखो, प्रश्न को पढ़कर दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनकर लिखिए, सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। तो घेरा तो आपको भरना पड़ेगा, मैं नहीं भरूंगा, ठीक है, बस बता दूंगा आपको, ठीक है। देखो, संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाला आलेखीय निरूपण, देखो आपको मैं बता देता हूँ, आयत चित्र से नहीं होगा, दंड आलेख बड़े बड़े होते हैं, रेखीय आलेख ये, लेकिन इसका मेन आंसर क्या है, पाई चार्ट। पाई चार्ट में क्या होता है कि ऐसे दिया रहता है परसेंटेज में, और वो उसका एक भाग को दर्शाने वाला आलेखीय निरूपण होता है, ठीक है, संपूर्ण को, इससे सभी के मान निकल जाते हैं। तो इसमें कौन सा डी सही है, तो आप लिख दोगे यहाँ पर पाई चार्ट। पाई चार्ट डी नंबर का है, तो यहाँ पर डी वाले को पूरा भर दोगे आप, ठीक है। मैं इस तरीके से भरूँगा, ठीक है, आप पूरा कर देना। संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण है, देखो चित्रीय निरूपण है, तो इनमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, जिसमें होगा वही तो है सी, चित्रालेख। तो चित्रालेख सी नंबर पे, सी नंबर ये, इसको कलर कर देना, यहाँ पर लिख देना चित्रालेख, ये आप लिख देना, अब मैं नहीं लिखूँगा इसको, ठीक है, मैंने बता दिया ना। तो देखो, उसके बाद यहाँ पर ये प्रश्न है, प्रश्न तीसरा, दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो दिख जाएगा। देखो, जब एक फांसे को फेंका जाता है तो दो आने की प्रायिकता क्या होती है, तो देखो जो एक फांसा होता है ना, उसमें अधिकतम अंक आने की संभावना क्या क्या होती है, तो उसमें 1 होता है, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। एक फांसे जो होता है ना, उसको आपने देखा भी होगा, सांप सीढ़ी जैसे एक गेम होता है ना, उसमें खेलते तब देखा होगा कि उसके जो फांसे होता है ना, उसके अंदर ये अंक होते हैं, ठीक है। तो उसमें टोटल अंक की टोटल कितने अंक होते हैं, 6, ठीक है। तो टोटल अंक और आने की कुल प्रायिकता, तो इसका आने की टोटल संभावना कितनी है, 6। 2 आने की प्रायिकता कितनी है, यहाँ से 2 कितनी बार आ सकता है, 1 ही बार आएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सभी एक बार ही आएगा, 1 भी 1 बार आएगा, 1 आने की प्रायिकता 1 बार, 2 आने की 1 बार, 3 आने की 1 बार, 4 आने की 1 बार, 5 आने की 1 बार, 6 आने की 1 बार, ठीक है। ये हो चुका। अगर 2 फांसे फेंकेंगे तो फिर उसका उत्तर चेंज हो जाएगा, फिर 2 का इसके ऊपर 2 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके आने की 2 हो जाएगी। देखो उसी प्रकार से देखो, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला, यहाँ पर लिख देंगे ए, और ये एक वाले को कलर कर देना। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, चौथा प्रश्न। जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होती है, चित्त है ना, आप कैसे याद रखोगे, देखो इसमें होता है, एक तो चित्त होता है, चित्त, एक होता है पट, ठीक है, चित्त और पट। तो देखो, पट बोलते हैं इंग्लिश में टेल को पट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हेड, ठीक है, हेड। तो देखो आने का, अब चित्त और पट किसी को बोलते हैं, 1 रुपये को फेंकना, अगर उस सिक्के पर 1 रुपया बना होता है तो उसको चित्त बोलते हैं, और वो जो भारत माता का आता है ना, उसको बोलते हैं चित्त या हेड। ये समझ गए, ये मैंने दोनों बना दिया। अब आपको याद है, ये याद नहीं रहे तो इसको बना देना पटेल, क्या बनाओगे, पटेल, क्या बनाओगे, पटेल। पटेल से इंग्लिश हिंदी आपको हो जाएगा। तो देखो, एक सिक्के को उछालोगे आप, तो एक सिक्के की 2 ही संभावना होती है, या तो एक सिक्के में हेड आएगा या टेल आएगा, तो 2 ही संभावना। तो टोटल कुल प्रायिकता क्या है, 2।
और उसने क्या बोला, चिताने की, तो 1/2। तो 1/2 कौन सा, बी वाला, तो यहाँ भी होगा। मैं समझाता भी जा रहा हूँ क्योंकि प्रश्न कभी बड़ा भी आ जाए तो आप कर लेना, ये वाले को कलर कर देना, ठीक है। मैं ये क्रॉस लगा रहा हूँ तो आपको ऐसा नहीं लगेगा गलत हो जाए, ये सही है ना, बी वाला सही है। अब प्रश्न बड़ा है, आपको तो ऐसा लग रहा होगा कि ये हमसे नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले ये होगा क्योंकि सरल है। बड़े प्रश्न देखकर डरना नहीं। देखो, राहुल, वरुण और अनिल एक रंगीन पहिए को घुमाने का खेल खेल रहे हैं। यदि तीर लाल रंग पर रुकता है ना, लाल रंग पर वो तीर रुकता है तो राहुल जीत जाता है। यदि तीर नीले रंग पर रुकता है तो वरुण जीत जाता है। यदि तीर हरे रंग पर रुकता है तो अनिल जीत जाता है। इस खेल को न्याय संगत बनाने के लिए निम्न में से कौन सा रंगीन पहिया का प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब न्याय, मतलब उनको सही न्याय मिलना चाहिए। तो देखो, यहाँ पर लाल है और यहाँ हरा है और नीला है और हरा है, तो 2 बार नीला है, इस यहाँ पर न्याय गलत है ना, 1 बार लाल हरा, ये गड़बड़ है। मतलब 2 ही बराबर होना चाहिए, यहाँ लाल है यहाँ भी लाल है, 2 ही लाल लाल है। यहाँ हरा है लेकिन नीले को 1 ही बार है, इसको भी सही नहीं मिल रहा है। देखो, यहाँ नीला है और यहाँ भी नीला है, और यहाँ लाल है, ठीक है, लेकिन यहाँ हरा है, लाल 3 बार है, तो ये भी गड़बड़ है। हरा हरा ये हो गया, नीला नीला लाल, तो ये वाला अपना राइट है। ये कौन से नंबर का है, 4 नंबर का, डी। ये डी वाला, ये लास्ट वाला, इसको कलर कर देना। मेरा कलर छोटा, तुम्हारा कलर फुल, ठीक है। आ गए हम पहले प्रश्न पर। पहले प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। देखो, एक थैले में 5 लाल गेंदे हैं और 3 पीली गेंदे हैं। थैले के अंदर बिना देखे, आपने देखी भी नहीं और बिना देखे, है ना, चश्मे लगा के, देखो, देखिए लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो, वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रायिकता का होता है सूत्र, मैं अभी आपको बता, देखो यहाँ पर लाल गेंद की संख्या, लाल गेंद की संख्या, ठीक है, लाल गेंद की संख्या कितनी है, 5, और पीली गेंद की संख्या, पीली गेंद की संख्या कितनी है, 3, ठीक है। अब कुल गेंदों की संभावना, कुल गेंदों की संख्या, तो कुल गेंदें कितनी हुई, 5 और 3 बराबर 8 हो जाएगी, ठीक है। अब 8 हो गई, इनको जोड़ लिया, अब अपनी कुल संभावना आ गई। तो प्रायिकता क्या कहता है, प्रायिकता देखो, प्रायिकता अनुकूल घटना की संख्या, अनुकूल घटना की संख्या, जैसे अनुकूल जो आने वाला क्या आ सकता है, और टोटल घटना, है ना, कुल घटना की संख्या, टोटल कुल घटना की संख्या। तो देखो, मैं इसको थोड़ा आगे यहीं बता रहा हूँ, इधर की साइड प्रायिकता चल रहा है, तो अनुकूल घटना की संख्या, तो अपने को टोटल क्या है, देखो उसने क्या देखा, उसने क्या बोला, लाल गेंद प्राप्त करने की, तो लाल गेंद कितनी है, 5, कितनी गेंदों में से निकलेगा, 8 में से, ठीक है। ये आपका आंसर हो चुका है, बस इतनी देर में हो चुका है, क्योंकि टोटल गेंदें कितनी हो गई, 8, उन 8 में आपको 5 कैसी मिलेगी, लाल, बिना देखिए आपको निकलेगी, तो आप कौन सी 5 गेंदें, केवल 5 ही निकलेगी, वो होगी लाल। अब नेक्स्ट प्रश्न इसके नीचे वाला ये करते हैं। देखो, एक फांसे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना की प्रायिकता याद कीजिए। तो अभी आपको मैंने बता दिया है। देखो यहाँ पर प्रश्न पढ़ लिया है। तो एक फांसी को हमने अभी उछाल के देखा था, तो उसमें कुल घटना कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आप इसके प्रश्न वहाँ पर जगह है, वहाँ लिख देना, मैं यहीं प्रश्न के सामने हल कर देता हूँ। तो एक फांसी को उछालने पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। इससे बड़ा अंक कोई नहीं आ सकता है। तो बस अपने को इसी से आंसर देना है। और यहाँ पर अच्छा रहा कि अपने प्रायिकता यही है।
तो इस प्रायिकता का सूत्र समझो या कुछ अनुकूल घटना की संख्या, अनुकूल घटना की संख्या तो देखो जो पूछेगा वो उसके बारे में, और कुल घटना तो नीचे लिखना आपने को। तो 5 से बड़ी है ना, 5 से बड़ी एक संख्या, तो 5 से बड़ी एक संख्या क्या है, केवल देखो 5 से बड़ी संख्या एक ही है, 6 नहीं है। देखो आपका दिमाग क्योंकि आप 8th क्लास में तो कभी कम चल रहा हो ना, तो मैं बता दूं कि उसने संख्या बोली कितनी आ रही है ना, कौन सा अंक है 5 से बड़ा। तो देखो ये 5 से बड़ा 1 2 3 4, ये छोटा है 5 से, ये छोटा है। और 5 से बड़ा कितना अंक है, केवल एक ही है, और वो कौन है 6। पर उसने 6 का नहीं पूछा, केवल एक अंक का पूछा। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका टोटल अनुकूल कुल घटना है 6, और 6 मतलब 5 से बड़ा अंक आने की संभावना 1, ये आंसर हो चुका है। ठीक है, आप ये सूत्र लिख के भी कर सकते हो, और अगर 1 नंबर आए तो ये 5 से बड़ी संख्या नहीं है, तो 5 से बड़ी संख्या नहीं है, वो देखो कौन कौन सी है, 1 2 3 4 है ना, ये 5 से बड़ी संख्या नहीं है। टोटल प्रायिकता क्या है 6, 5 से बड़ी है ना, 5 से बड़ी संख्या नहीं है, तो कितनी है 4, 1 2 3 4 है ना, ये 5 से बड़ी नहीं है। ये इसको काट दोगे आप तो ये कट भी जाएगा, 2 के बटीपाड़ा से 2 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। उसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखो विद्यार्थी उसने छोटा पूछा है, मैंने ये दूसरा का आंसर करवा दिया। देखो ये दूसरा का है, ये पहले का है। ठीक है, अपन ये तीसरे का करेंगे। अब किसका करेंगे, तीसरे का। तो देखो तीसरे में सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो देखो 1 को अभाज्य में नहीं गिनते है ना, 1 को अभाज्य में नहीं गिनते। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2, तो इसमें उसने ये पूछा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो 2 नहीं है, वो एक ही अंक है, 1 2 3 4 5 6 है। इसमें अभाज्य ये 4 भी है, 5 भी है, लेकिन उसने केवल छोटी को पूछा, तो वो अंक कितना है, केवल 1 है, 1 अंक है सबसे छोटा, और कुल घटना क्या है 6। तो इसका आंसर हो गया। सम संख्या, देखो सम संख्या जो बांटने पर हमेशा बराबर मिलती है उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, याद रखना, जैसे कि जिनको बांटने में आधा करना पड़ता है उसे विषम, ये हमारा तरीका है, और आप भी याद रख सकते हो। तो देखो इसमें 1 2 3 है ना, 3 क्या है सम संख्या है, और कुल अनुकूल घटना हो गई, कुल घटना कितनी 6, ये कट जाएगा, 3 1 3 3 दूनी 6, ये आपका राइट आंसर। समझ गए? ठीक है, उतार लेना आपको उधर से खाली जगह में। अपन करते हैं नेक्स्ट दंडारेख, है ना। दंडारेख आपका भी फेवरेट है और मेरा भी फेवरेट है, क्योंकि इसमें उत्तर वहीं रहता है, मिल जाता है अपने को। देखो निम्न दंडालेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। दंडालेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखो ये दंडालेख दे रखा है पूरा। ठीक है, अब यहाँ पहले प्रश्न का आंसर देते हैं। इस दंडालेख द्वारा क्या सूचना दी गई है? तो देखो क्या सूचना दी गई है, यहाँ लिख रखा है कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या, ये दे रखा है। ठीक है, और ये उनका वर्ष आप लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो। देखो यहाँ पर है ना, क्या लिखना है, इसका आंसर ये यहाँ पर दे रखा है, ये पहले का है। आप लिख देना, मैं इससे वीडियो लंबा होता है तो मैं नहीं लिख पाऊँगा, लिख तो सकता हूँ पर आपको बता दिया है। और यहाँ लिख देना, इसके बाद ये लिखने के बाद और शैक्षिक वर्ष की सूचना दी गई है ना। बस मैं लिख के बता देता हूँ, है ना। ये मैंने लिख दिया आपके लिए, कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या और शैक्षणिक वर्ष की सूचना, है ना। मैं लिख देना भूल गया, यहाँ पर सूचना की सूचना दी गई है ना, वर्ष की सूचना, यहाँ पर वर्ष की सूचना दी गई है। अब दूसरा प्रश्न देखो, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है? तो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर 100 है और यहाँ पर डायरेक्ट 200 हुआ, मतलब 100 बढ़े, यहाँ क्या बढ़े 50 बढ़े, यहाँ पर भी 50 बढ़े और यहाँ भी 50 बढ़े। तो किस वर्ष में बढ़े? इसमें डायरेक्ट डबल हुए, तो आप लिखोगे वर्ष 2004 और 5 में, है ना, ये आंसर है। ठीक है, इसमें इसकी वृद्धि हुई। तीसरा प्रश्न,
किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम हुई? ये कौन सा था फिर? किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिक वृद्धि हुई? तो इसी में हुई थी। किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है? देखो अधिकतम पूछा है तो कौन से वर्ष में है सबसे ज़्यादा, है ना। अब इसमें तो वृद्धि की पूछी थी तो इसमें हुई थी। सबसे ज़्यादा किस वर्ष में है? तो ये 2007 और 8 में, है ना वृद्धि। अब देखो बताइए कि यह सत्य है या असत्य? 2005 और 6 में विद्यार्थियों की संख्या 2003 और 4 की संख्या की दुगनी है। तो देखो 2005 में क्या थी? 2005 में आपको बता दूं 2005 में 200 थी, है ना। इसकी सीध में ये कितने रही? 200। तो 2005 में 200 थी। उसने बताया है कि 2003 और 4 में सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। उसने इसका बोला था, है ना, इसका। हाँ यहाँ पर है ना 5 और 6 में संख्या कितनी थी? 250 थी, है ना। और उसने बोला 3 और 4 में कितनी है? 100। तो क्या वो दुगनी हुई? दुगनी नहीं, इसमें 100 और उसका डायरेक्ट डबल होकर 50 और बढ़े, मतलब 250 हुए। तो आपका तीसरा का ये चौथे का क्या रहेगा? ये सत्य नहीं है, ये असत्य बात बोला उसने, है ना। असत्य बात इसीलिए तो अपन से गलती हो चुकी थी। लेकिन ठीक है, अगर यहाँ तक आ गए ना तो वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करके जाना, ठीक है। देखो बच्चों, अगर आपको शेयर करना सब्सक्राइब करना नहीं आता ना तो यूट्यूब में जो लाल कलर का होता है ना उसको आप फ्रेश कर देना जिससे वो ब्लैक हो जाए, ठीक है। वो करके जाना क्योंकि आपको सभी सूचना मैं जैसे ही वीडियो डालता हूँ आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखो ये आपका और मेरा फेवरेट है ना, आपका ज़्यादा फेवरेट है। देखो क्योंकि इसका उत्तर यही रहता है, जल्दी टिक कर देते हो आप। निम्न द्विखंड है, ये अब 2 खंड दे दिए, है ना। दंड आलेख दंड आलेख में 2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए अंक दिए गए हैं। द्विखंड आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो बहुत जल्दी आंसर दे देते हैं। ये जो लाल वाला है ना, ये लाल कलर, ये वाला है और ये वाला 6-7 का इधर का है, ठीक है। जैसे कि पहला है ना ये 5-6 का है और ये इसके नेक्स्ट अगले साल का है। तो देखो अभी जल्दी से आंसर देते हैं। इस द्विदंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है? तो सूचना तो आपको यही दिख रही है, एक विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक, ठीक है। और जो लाल कलर है ना वो 2005 और 6 को दर्शाता है। और जो ये हरा ये जो ब्लू कलर दिख रहा है ना ये 6 और 7 को दर्शाता है। और यहाँ पर विषय का है। तो ये किस सूचना दे रखी है ना विषय की। देखो किस विद्यार्थियों में आप लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको नेक्स्ट पहले वाले प्रश्न में, इससे पहले 8वां वाले प्रश्न में करके बताया, आप वैसा ही यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। इतना तो हो सकता है क्योंकि यहाँ लिख देना एक विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए अंक। और ये 2005-6 में विषय में इनकी जो भी कमी थी वो, और 2007 में उनमें जो कमी में कितना सुधार हुआ वो इसको दर्शाता है। हरे रंग को दर्शाता है, ये 5 और 6 लाल रंग को दर्शाता है और 6 और 7 हरे रंग को, नीले रंग को दर्शाता है, ठीक है। ये लिख देना, ओके। देखो दूसरा प्रश्न, किस विषय में विद्यार्थियों के, मैं लिख ही दूंगा टेंशन मत लो। देखो किस विषय में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ? सबसे ज़्यादा किस विषय में सुधार हुआ? तो आप दंड आरेख को देखो, यहाँ पर देख लो। तो गणित में उसने बहुत बड़ी उछाल लगाई, जैसे आप भी लगाओगे अब, है ना। इस वीडियो के देखने के बाद आप भी ऐसी उछाल लगाओगे कि पहले आपके 30 नंबर आते थे, अब डायरेक्ट 60 आ गए, डबल। ऐसी उछाल आपको भी लगानी है तो लगा लेंगे अब, अगर वीडियो में बने रहे तो। देखो उसके बाद ये इसका आंसर हो गया गणित। अब इसमें जो ये लाइनें दे रखी ना, इसमें आप लिख देना यार। चलो लिख देते हो, मैं लिख देता हूँ। किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई? तो देखो ये 2005-6 में कमी थी, डायरेक्ट 6-7 में बढ़ गया। यहाँ पर कमी थी, बढ़ गया, कमी थी, बढ़ गया, कमी थी नहीं, बढ़ा फिर घटा। तो वो कौन सी विषय है? तीसरे नंबर की
इंग्लिश में उसको अंग्रेजी, उसको बहुत कमी हुई। ठीक है, देखो अंग्रेजी किस विषय में प्रदर्शन समान रहा? तो देखो दोनों बराबर यहाँ दिख रहे हैं, जल्दी आंसर दे दो, उसमें ही फायदा है, क्योंकि अब ऐसी चश्मे तो लग नहीं रही जो हमें दिख नहीं रहा, पूरा दिख रहा है, ये दोनों बराबर है। तो डायरेक्ट हिंदी में आपके भी नंबर बराबर आने चाहिए, है ना, अच्छे नंबर। या तो नंबर कम दे रखे, तुम्हारा पेपर 80 होता ना, सबको यहाँ छूना, आप 80 ठीक है, हमारा टारगेट भी ऐसा ही है। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। ये मैंने लिख भी दिया, मेरे को विश्वास तो होता है, लेकिन क्या पता गलत भी लिख देते हो, लेकिन इस पहले प्रश्न का मैंने लिख दिया। अच्छा रहा, आपको थोड़ा प्रयास भी कर लिया होगा, आपने कैसा लिखा फिर चेक कर लेना। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ यही और लाल रंग का ये पूरा लिख दिया। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 10वां। दी गई सारणी में किसी राज्य के खाद्यान्न उत्पादन को दर्शाया गया है, आंकड़ों को दंड आलेख में दर्शाइए। यहाँ पर ये संख्या हमने को दे रखी है, हमें दंड आलेख बनाना। दंड आलेख मतलब ऐसा बनाना है। ठीक है, दंड आलेख का मतलब ये है, हम अभी हाल आपके सामने बना के बताते हैं। ठीक है, ये आपको बता दिया, दंड आलेख मतलब ऐसा, अभी बना के बताते हैं। ये बना दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पर ये लिख दिया है, यहाँ पर संख्या लिखी 10, 20, 30, 40, 50, है ना, 60, 70 इसमें। अब देखो ये 2000 ये वर्ष लिख दिया, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और ये है ना, ये थोड़ा छोटा हो गया था, इसलिए मैंने बड़ा कराया है ना। आपको बीच में लाइन नहीं खींचनी है, जैसे ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, ऐसे। थोड़ी लाइन छोटी हो गई थी, मैंने इसलिए थोड़ा और बड़ा कर दिया, वो दिखने में दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो उसकी यहाँ पर 80 वाला था, तो ये 80 की ये सीध बन गई। ठीक है, आपको ऐसे बनाना है। अब ये पहला जो था अपना 45, तो ये यहाँ पर है ना 10-20 की एवरेज में यहाँ पर 45 के अंदर आ गया है ना, ऐसा ही है। ठीक है, एवरेज से ये 60 हो गया, ऐसे बनाना है। ये आपको लाइन नहीं खींचनी, मैं आपको समझा रहा हूँ। 60 से थोड़ा आगे और रहेगा तो 65 आएगा ही, तो ये एवरेज से अपना अनुमान होता है कि ये 62 आ गया। ठीक है, ये आपका दंड आलेख कंप्लीट हो चुका है, दंड आलेख बन गया। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। दंड आलेख के बाद ये अपना 11वां प्रश्न है। किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाओं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो देखो यहाँ पर बना रखा है, हमें पाई चार्ट बनाना। पाई चार्ट ये वाला है ना, यहाँ पर ये पाई चार्ट। प्रश्न तो ऐसे मिल रहे हैं कि नीचे उत्तर आ जाता है। ठीक है, ये पाई चार्ट ऐसा होता है। पाई चार्ट हम बना के बताएंगे ना आपको कैसे बनता है। देखो मैं आपके लिए कुछ बना के बताता हूँ। देखो ये कंप्लीट हो चुका है, मैंने आपको लिख दिया, ये भाषा हो गई, संपूर्ण भाग और केंद्रीय कोण। जैसे ही केंद्रीय कोण निकलेगा अपना पाई चार्ट, ऐसा पाई चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय कोण से कोण कितनी डिग्री का है वो निकल जाएगा। तो हमने भाषा लिख ली। अब देखो इसका भाग क्या है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर इससे निकलेगा वो भाग, है ना, कुल योग कितना है उससे अपन भाग निकालेंगे। तो देखो टोटल अपना कितना है 90, उसमें से हिंदी में उसको कितने मिले 40 नंबर, है ना। तो 40 0 से 0 कट जाएगा, तो हमारे को भाग क्या मिला 4/9, इसका संपूर्ण भाग ये मिला, है ना। समझ में आया ना, अब समझ में आता जाएगा। अंग्रेजी टोटल 25 में से 90 में से उसे 25 मिले। अब काटो तो किससे कट रहा है 5 के पट्टीपाड़ा से कट रहा है, 5 से। और कैसे कटते हैं सेम पट्टीपाड़ा, जो अगर आप 5 से काट रहे हैं, 5 का विभाज्यता का नियम भी होना चाहिए, तो वो ऊपर से जिस पट्टीपाड़ा से काटोगे उसी से नीचे से कटेगा। तो 5 के पट्टीपाड़ा से 5 बार कटेगा, और ये 5 एक कम 5 कितने बचे 4, ये 40 बन गया, और 5 8 40, है ना। तो ये 18 हो गया, 5/18 दिख नहीं रहा तो मैं एक बार काट के थोड़ा सा 5/18, ठीक है 5/18 मराठी। टोटल भाग 90, ये संपूर्ण भाग ऐसे निकलेगा टोटल का में से निकलता है तो 15। ये भी किससे कट रहा है 15 से काट दो अब तो, 15 एक कम 15, और 15 5 75, 15 छंगी देखो 15 छंगी 90, है ना। ये हो चुका है। अब यहाँ भी इसका भाग आ गया, तमिल का टोटल भाग 90 और ऊपर 10, 0 से 0 कट जाएगा तो इसका टोटल भाग 1/9 आ गया संपूर्ण भाग। अब केंद्रीय कोण कैसे निकलेगा, तो पूरा गोला कितना डिग्री का होता है 360 का, ये है ना 360 का होता है। तो देखो आपका केंद्रीय कोण जो संपूर्ण भाग है उसमें किसका गुणा कर लो केंद्रीय कोण का। देखो मैंने अभी बताया है एक ही पट्टीपाड़ा से कटता है,
तो 9 एक कम 9 और 9 चौक 36, तो ये 36 कटे हैं, जीरो तो ऐसे ही, तो ये 40 हो गया। अब 40 का गुणा 4 में करेंगे तो जीरो को ऐसे रहने दो, 4 का कर दो, 4 चौक 16, तो ये कितना डिग्री आया 160। इसी प्रकार से अब 5 का करेंगे, 5 18 का केंद्रीय कोण निकालेंगे, 360 डिग्री का ही करेंगे सभी में गुणा। तो देखो यहाँ पे डिग्री लगा दो, 18 को 18 एक कम 18 और 18 दूनी 36 है ना, और यहाँ 20 हो गए, ये जीरो ऐसा कैसा, 20 का गुणा 5 में करो तो 100, तो ये 100 डिग्री आ गया। अभी अपना केंद्रीय कोण बन जाएगा। देखो उसके बाद 1/6 का केंद्रीय कोण 360 डिग्री, तो 6 6 36, तो डायरेक्ट अपना ये जीरो ऐसे रह जाएगा 60 डिग्री। उसके बाद 1/9 गुणित 360, 9 चौक 36 है ना, 4 बार जाएगा, तो इसका क्या आंसर आया 40 डिग्री। सभी आ गया। अब आपका केंद्रीय कोण बन चुका है, बस बना दो गोला, ऐसा ही है ना, ये वाला देखो। देखो जिसका केंद्रीय कोण बड़ा हो रहेगा वो अपन बड़ा लिखेंगे। जैसे सबसे ज़्यादा किसका है, हिंदी का है ना, हिंदी का 360 आया, उससे छोटा अंग्रेजी का, तो ऐसे लिखेंगे है ना। तो देखो यहाँ पर हिंदी 160 डिग्री का, ठीक है, उससे छोटा 100 डिग्री का अंग्रेजी। मैं बाहर लिख देता हूँ इंग्लिश को अंग्रेजी, कोई दिक्कत नहीं, बाहर अंदर से। अब उसके बाद उससे छोटा किसका है, मराठी है ना, मराठी का बड़ा है, तो यहाँ पर अपन लिख देता मराठी का 60 डिग्री, और आखिरी 40 डिग्री किसमें, तमिल में, ये तमिल, ठीक है, लिख देना तमिल। ये हो चुका आपका पाई चार्ट कंप्लीट, ठीक है, समझ में भी आ रहा होगा ना, बिल्कुल क्यों नहीं आएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, इसनो को 12वें को करते हैं। देखो 672 विद्यार्थी, वो इससे थोड़ा ढक गया, कोई दिक्कत नहीं। 672 विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट में दर्शाया गया है। पाई चार्ट देखें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें, है ना। तो देखो पहले सभी प्रश्नों को अभी निपटाते हैं अपन जल्दी से। देखो यहाँ पर दे रखा है प्रश्न 1, कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं। तो ये पहला प्रश्न है अपना, अभी हल कर देते हैं ना, कितने जाते हैं, तो डायरेक्ट अपना आंसर कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देता हूँ। साइकिल वाला ये यहाँ पर है, ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा ये पूरा जो पाई चार्ट होता है कितने डिग्री का होता है। देखो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाने वाले कितने जा रहे हैं ना, तो वो कितने हैं, टोटल कितने हैं। देखो टोटल ये पाई चार्ट कितने डिग्री का होता है 360। हमेशा आपके ये याद रखना ना, टोटल में से निकलता है, तो टोटल में से 90 डिग्री ये होता है, और टोटल विद्यार्थी कितने हैं ये इसके मल्टी होता है, तो देखो गुणा होता है मतलब, है ना, तो 672, ठीक है। अब आप काट दो, इस जीरो से ये जीरो कट गया, और 9 एक कम 9 और 9 चौक 36, ये हो चुका है। अब देखो 1/4 आ गया, अब 4 से इसको काट दो, तो 4 एक कम 4, क्या बचा 2, और 4 को 4 5 20, 4 6 24, 4 6 24 है ना, कितने बचे 3, 4 8 32। तो आपका प्रश्न क्या था कि कितने बच्चे साइकिल से स्कूल जाते हैं, तो 168, ठीक है, ये आंसर आ चुका है। अब देखो उसके बाद कितने विद्यार्थी बस से स्कूल जाते हैं, ये आपका दूसरा प्रश्न। बस सेम निकाल सकते हो आप, लेकिन आप क्या है आलसी, लिख दो विद्यार्थी बस से स्कूल जाने वाले कितने हैं। तो देखो बस से जाने वाले 120 डिग्री, तो कितने में से निकलेगा 360 में से, ठीक है, तो 360 डिग्री 120, कितने विद्यार्थी टोटल 672, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा। अब ये 12 एक का 12 और 12 दूनी 24, 12 36, 1/3,
3 से काटो, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 1 बच गया, ये 12 बन गया और 3 चौक 12। कितने विद्यार्थी बस से स्कूल जाते हैं? तो 224। ठीक है, इसका प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। ये आपको काटना भी आ गया होगा, नहीं तो मैं विभाजित का नियम का एक वीडियो भी बना दूँगा। ये 13वां प्रश्न देखो, दिए गए पाई चार्ट में सिंचाई के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पाई चार्ट हुआ, दंड आलेख हुआ, मजे आपके, है ना, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही आते हैं, यहीं से उत्तर मिल जाते हैं। देखो, कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सिंची जाती है? तो देखो कितने प्रतिशत नहरें द्वारा, तो यहाँ पर दे रखा है 46%। कितने मजे आए आपके, यहीं से आंसर मिल गया। ठीक है, कितने प्रतिशत भूमि नहरों से सिंचित होती है? 46%। 17% भूमि किस माध्यम से सिंचित होती है? देखो ये दिख गया आंसर, यही दिख गया 17%। ओ सॉरी 17% थोड़ी, टैंक द्वारा, परसेंट के पीछे लग गए हम भी, है ना। 17% नहीं आएगा यहाँ पर, टैंक द्वारा। ट्यूबवेल से सिंची जाने वाली भूमि का प्रतिशत बताओ। क्या बताएं यार, आपके सामने है ना। अगर आपके ऐसे प्रश्न आ जाए, ये वाला आ जाए, तो आपको तो बस, आपके तो लग गए मजे, है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न, ये 14 प्रश्न है। देखो, किसी व्यक्ति की मासिक आय 15,000 है ना, महीने की आय, मासिक मतलब महीने की आय 15,000 है। उसके द्वारा मासिक बचत को पाई चार्ट पर दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण, जो अपन ने केंद्रीय कोण निकाले था ना पीछे वाले में, वो जो 360 का अपन ने में से निकालकर, वो भाग निकालकर निकाला था, वो उसने देख रखा है केंद्रीय कोण। उसके द्वारा कितनी मासिक बचत की जाती है, उससे करना अपने, कितनी मासिक बचत की जाती है, और ये मासिक बचत आय कितना प्रतिशत है? तो देखो मासिक बचत, ये वाला ऑप्शन, मासिक बचत, है ना, मासिक बचत। तो देखो उसने क्या दे रखा, केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण। ठीक है, अब केंद्रीय कोण और कुल आय, कुल आय, तो देखो यहाँ पर होता है 360 डिग्री, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो केंद्रीय कोण आपको कितना है? 60 डिग्री, और नीचे 360 में से 60 डिग्री आया, तो टोटल आय कितनी है? 15,000। ठीक है, 15,000 काट दो, एक जीरो से इससे इसका जीरो गया, 6 कम 6 और 6 6 36, 6 से इसको काट दो आप, 6 को 6 6 दूनी 12। ठीक है, कितने बच गए? 3 और 6 5 30, और ये डबल जीरो। तो इसकी मासिक बचत क्या है? 2500 रुपये। एक महीने में कितना बचाता है? 2500 रुपये। इससे आ जाता है, सूत्र आपको याद नहीं करना, जो उसने दिया वो डाल दिया अपने। केंद्रीय कोण, ये यहाँ पर केंद्रीय कोण है ना, ये कोण रह गया, केंद्रीय कोण। ठीक है, केंद्रीय कोण कितना था? 60 डिग्री दे दिया हमने, लिख दिया। कुल आय, इसका गुणा केंद्रीय कोण का कुल आय में गुणा कर दो। ठीक है, और केंद्रीय कोण किससे निकलेगा? 360 डिग्री से हो गया। अब देखो उसने क्या बोला, ये मासिक आय का कितना प्रतिशत, अब वही तो बात होगी। देखो मासिक आय का प्रतिशत, देखो बचत गुणित 100 कुल आय, टोटल आय में से बचत हो रही। अभी यह केंद्रीय जो पूरा पाई चार्ट होता है उसका पूरा कितने डिग्री का होता है? 360, उसमें से केंद्रीय कोण निकला। तो ये जो बचत है ये किस में से निकलती? कुल आय में से। तो देखो कुल आय में, और हमेशा आपको याद है कि प्रतिशत 100 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। देखो तो कुल आय कितनी है? 15,000। ये नीचे मैंने इससे आगे कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, बचत कितनी हुई? 2500 रुपये की गुणित 100। ठीक है, अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो इसका गया, अब 1 जीरो इसका बच गया, 1 इसका गया। अब देखो इसको काट दो 5 से, है ना, तो 5 को 5 5 दूनी 10 5 3 15, 3 बार ये गया और 5 बार ये गया। ठीक है, अब ये क्या हुआ, हमारा 50 बचा यहाँ पर, है ना, ऊपर 50 और 3। ठीक है, तो 50 में 3 का भाग दे दो, जल्दी से यहीं दे दो अपन दो। तो 3 एक कम 3, क्या बचा? 2,
ये 2, तो 3 छंग 18 है ना। अब 18 2 बज गए, भाग में जाए उसकी शून्य, 3 छंग 18, फिर 2 बचेंगे, 3 छंग 18, 3 छंग 18, ये 3 के बाद रिपीट नहीं करते हैं। तो टोटल कितना प्रतिशत मासिक बचत हुई, ये आपका आंसर हो चुका है। ठीक है, इससे आगे मैंने कर दिया। अब नेक्स्ट प्रश्न इसको करते हैं। ये 15 प्रश्न देखो। आप अपनी एक दिवस में दिनचर्या में व्यतीत समय जैसे स्कूल जाने, खेलने आदि के लिए नीचे दी गई सारणी भरिए और इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो देखो ये आपको बनाना है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, ऐसे आप एक दो और ट्राई कर लेना। देखो गतिविधि, तो आप खेलने में कितना समय लेते हो, जैसे कि आप लोग खेलने में लगभग 3 घंटे लेते हो, सॉरी खेलने में नहीं, स्कूल में। स्कूल जाने में तो आपको 3 घंटे कहाँ से लोगे, ज़्यादा लोगे। देखो स्कूल जाने में आपको 6 घंटे लगते हैं, खेलने में आपको 2 घंटा, घर पर पढ़ाई करना आपको और लगभग आप 6 घंटा पढ़ो तभी तो अच्छे परसेंट बनेंगे। 6, सोने में आपको लगभग 8 घंटे, और अन्य काम में आपको जो करते हैं उसमें आप लगभग 4 घंटे लिए, अन्य 4 घंटे हो गए। ठीक है, टोटल जुड़ने में भी अपना वो भी आना चाहिए। देखो 6 और 4 कितना हो गए, 6 4 8, 8 और 6 14, 14 और 4 14 और 4 18, 18 और 8 18 और 8 26, 26 थोड़ी हो गया, टोटल अपने घंटे बढ़ गए। तो 26 में से आप इसमें से थोड़ा कम करो, है ना। खेलने का 1 घंटा कर दो, और इसका 6 रख दो, और अन्य आप 3 घंटे में कर दो। ठीक है, क्योंकि आपको टाइम मिलता है केवल 24 घंटे। ये हो गया 8 3 11, 11 और 6 11 और 6 17, 17 और 1 18, 18 और ये 24 हो गया। ठीक है, 24 घंटे में ही आपके पास 24 घंटा है। तो भिन्न कैसे निकलेंगे 24 घंटे में से, तो 24 में से आपको 6 मतलब 6 कम 6 6 चुक 24, तो ये इसका भिन्न रूप आ गया 1/24 का 24 से आ जाएगा। ठीक है, ये इसका फिर और रिटर्न सॉरी 24 में से ना, 24 में से उसको 6 मिला, तो ये वो कभी आएगा 6 कम 6, काटने पर 6 कम 6 6 चुक 24। अब ये 24 में से उसको 8 ऐसे भिन्न निकल रहे, टोटल में से ऊपर आने वाला, तो 8 1 कम 8, 8 तिया 24। ठीक है, और ये 3 24 में से तीसरा भाग, तीसरा नहीं 24 का 3, देखो 3 1 कम 3, 3 7 21, 3 8 24, 8। अब अपने को निकालना है, इसमें बहुत गलती से हो गई, पर देखो चलेगा। और ये तो कटा ही नहीं, सेम ये कहीं आए, क्योंकि वो टाइम थोड़ा उल्टा सीधा हो गया था ना, उसके लिए सॉरी। लास्ट में पर बताया सही है ना। देखो इसका 360 से भिन्न क्या निकलेगा, तो 1/4 360 डिग्री काट लो, 4 चुक 4 1 कम 4, और 4 8 32, 4 9 36, तो इसका क्या आएगा 90 डिग्री, है ना। ये कट गया, 4 1 कम 4, और ये 9 बार में कटेगा, ये 0 ऐसे कैसे 90 डिग्री, ये 1/24 गुणित 360 डिग्री। इसको 12 से काट लो, 12 को 12, 12 दूनी 24, और 12 दिया 36, है ना। तो ये 36, ये 30 हो गया, 30 का आधा 15, तो ये 15 डिग्री। अब यहाँ पर रहेगा 1/4 गुणित 360 डिग्री। ठीक है, तो 4 9 36, 4 1 4, 4 9 36, तो इसका भी क्या आएगा वही 300 क्या 90 डिग्री। और उसके बाद 1/3 गुणित 360 डिग्री, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, इसका आएगा 120 डिग्री। ऐसे निकालना आपको बहुत सारे, आप भी बना लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी। 1/8 गुणित 360 डिग्री, 8 1 कम 8, है ना। इसी प्रकार से 8 चुक 32, कितने बचे 4, और 8 5 40, इसका 43 डिग्री। ठीक है, सभी प्रश्न हो चुके हैं। बस आपको मैं मोस्ट प्रश्न बता देता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दे रखे, देखो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, इनको आप अच्छे ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, ये वाला, ये वाले और ये वाले 5 से और
प्रायिकता वाला आपको एक परीक्षा में ज़रूर मिलेगा। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मैं लास्ट में बताऊँगा, तो ये पहले ये प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते, ये वाला चौथा प्रश्न मोस्ट है ना, ये वाला, ठीक है। ये आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, वो भी आ सकता है, ये ज़रूर आएगा। और उसके बाद देखो मोस्ट तो जब कर लेते हैं तो ईजी हो ही जाते हैं, आपको समझ में भी आ गया होगा। 5 वाला एक प्रश्न ज़रूर आएगा आपके एग्ज़ाम में। देखो ये वाला भी मोस्ट ही है, सभी मोस्ट दिखते हैं, और ये तो आपका फेवरेट बन गया आप, क्योंकि इसमें आंसर दिखते हैं, तो ये दंड डायरेक्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। एग्ज़ाम में बिल्कुल दिखेगा। तो ये भी आप 8वां प्रैक्टिस कर लेना, तो किसी भी प्रश्न को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 8वां प्रश्न भी मोस्ट ही है, क्योंकि एग्ज़ाम में आएगा। ऐसा ये कि इसकी नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे आ सकते हैं। यहाँ पर ये भी दंड डायरेक्ट है, आप सीख भी गए। उसके बाद ये भी दंड डायरेक्ट बनाया अपन ने, इनमें से आपको आ ही जाएगा। उसके बाद देखो ये पाई चार्ट में से एक प्रश्न आएगा, ये भी मोस्ट है। एक दंड डायरेक्ट, एक पाई चार्ट, दोनों में से मिलकर एक आएगा, अथवा में मिलो, ठीक है। अगर स्टूडेंट आपको यहाँ तक किसी भी जगह प्रॉब्लम नहीं आई, अगर कोई भी समस्या होती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब सब करना। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो ऑल स्टूडेंट, और पढ़ाई करते रहो। और हमारा टारगेट इस बार 100 पार। अब आपको पूरे के पूरे नंबर लाना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।